मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9, 10, 11, 12 के साइंस के बारे में। जितने भी साइंस के सिलेबस में आपके चैप्टर होंगे उस सभी को मैं बारी बारी से वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में, जो कि 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इस प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो देखिए, हमारी दृष्टि की अनुभूति, हमारी दृष्टि की अनुभूति जिस बाह्य भौतिक कारकों के द्वारा होता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश क्या है कि किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों पर पड़ता है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश जो है एक प्रकार का साधन है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। देखिए, अब बात करते हैं प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे हम प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। जैसे सूर्य हो गया आपका, सूर्य से तो प्रकाश निकलता है ना, उसके बाद जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बिजली का बल्ब, इत्यादि। देखिए, ये जितने भी सूर्य हो गया, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब जो भी वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जित करेंगे उसे हम प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। देखिए, प्रकाश के स्रोत जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक रूप से। तो देखिए, मानव निर्मित होता है क्या है कि जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाए, जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है उसे हम मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत बोलेंगे, और प्राकृतिक रूप में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत जो होता है ये हमारा हो गया सूर्य और तारे, यानी कि सूर्य तारे जो है ये प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, और इसमें जलता हुआ बिजली का बल्ब आपका मानव निर्मित हो गया, मोमबत्ती जो है मानव निर्मित है। अब देखिए, यहाँ पे मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। तो जो मानव मनुष्य ने जो बनाया है उससे प्रकाश निकल रहा है तो उसे हम मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत बोलेंगे, और जो प्राकृतिक में हम मुख्य रूप से पाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। ठीक है, दोस्तों हम बात करने वाले हैं हम दीप्तिमान या प्रदीप्त या अप्रदीप्त के बारे में। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु। देखिए, प्रदीप्त वस्तु होता है क्या है कि जिस किसी पदार्थ से प्रकाश निकलता है तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, या उसे हम दीप्तिमान वस्तु बोलते हैं। ठीक से सुनिएगा दोस्तों, यानी कि जहां से प्रकाश निकले, उत्सर्जित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु। तो चलिए, हमारे शब्दों में प्रकाश निकलता कहां से है, तो एक तो हो गया कि सूर्य से प्रकाश आपका मिलता है, सूर्य हो गया, जलता हुआ बिजली का बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ठीक है, तारे हो गए, तारे से तो प्रकाश निकलता है ना। ठीक है, तो देखिए, ये जो है दीप्तिमान बोलेंगे या इसको हम प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलता हो, जिस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलता हो उसे हम अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो बताइए किस किस पदार्थ से प्रकाश नहीं निकलता है। तो देखिए, लकड़ी हो गया,
लगने से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। कोयला हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इत्यादि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां से कि प्रकाश नहीं निकलता है। तो जहां से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे हम अदीप्यमान वस्तु बोलेंगे या अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। आइए अब बात करते हैं कि प्रकाश की किरण के बारे में। अब जानते हैं कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश की एक सरल रेखा में चारों तरफ फैल जाता है। प्रकाश होता है क्या है कि प्रदीप्त वस्तु से निकल करके पूरे चारों तरफ फैल जाता है और एक सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है, जिसे हम प्रकाश की किरण बोलते हैं। ठीक है, और देखिए प्रकाश की किरण बोलते हैं ये जो होता है, और प्रकाश के समूह को प्रकाश की किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश की किरण जो होता है कि प्रकाश किसी विद्यमान वस्तु से प्रकाश निकल के चारों तरफ फैल जाता है और एक सीधी रेखा पे जाता है, जिसे हम प्रकाश की किरण बोलते हैं, और प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का किरण पुंज जो है आपका 3 प्रकार का होता है। ये जो है प्रकाश का किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो चलिए इसको बारे में हम, दूसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए अपसारी किरण पुंज हम किसे बोलेंगे? अपसारी प्रकाश का किरण पुंज हो गया 3 प्रकार का। तो पहला हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज, दूसरा हो गया समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज। तो बात करते हैं हम अपसारी किरण पुंज के बारे में। ठीक है, तो देखिए अपसारी किरण पुंज होता है क्या है कि किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु है, तो किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाए, यानी कि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या होता है? फैलता है। मान लेते हैं कि यहाँ से बिंदु है और यहाँ से क्या हो गया? प्रकाश ऐसे निकल रहा है, फैल रहा है। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं ना, तो मानते हैं कि जैसे टॉर्च जलता है तो ये हमारा टॉर्च हो गया, यानी कि यहाँ से हमने क्या प्रकाश को उत्सर्जित किया, तो क्या होता है? इधर चारों दिशाओं में यहाँ पे फैल जाता है। किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जब फैलती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये होता है कि एक बिंदु से फैलता हुआ चला जाता है, ऐसे। ये हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। बात करते हैं कि समांतर किरण पुंज। तो जो देखिए समांतर किरण पुंज होता है क्या है कि सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित, समान रूप से चले। जैसे सूर्य से प्रकाश जो निकलता है वो समांतर किरण पुंज के द्वारा निकलता है, समांतर दिशा में सभी दिशा में फैल जाता है, तो समांतर हो जाता है, यानी उसको हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं। तो समांतर किरण पुंज होता है क्या है कि सभी समान बराबर होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। और ये होता है कि अपसारी किरण पुंज जो है, अभिसारी किरण पुंज जो है, बाहर देखिए जैसे कि अभिसारी किरण पुंज जो है कि किसी एक बिंदु पर आकर के प्रकाश की किरणें एकत्रित हो जाती है। जैसे यहाँ से प्रकाश क्या फैलता हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे किसी एक बिंदु पर आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। चलिए बात करते हैं हम इसके आगे पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी के बारे में। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी, परभासी।
परभासी। ठीक है, तो देखिए पारदर्शी हम उसे बोलते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसी वस्तु को पार कर जाता है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब वो बताते हैं कि कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे आपका हो गया कांच। देखिए कांच, क्योंकि हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो वहां पे एक शीशा लगा रहता है, लेंस लगा रहता है, तो उससे प्रकाश निकल जाता है। तो देखिए हमारा हो गया कांच। उसके बाद हो गया पॉलिथीन, कांच, पॉलिथीन, और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, जिसे हम पारदर्शी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि अपारदर्शी के बारे में। तो अपारदर्शी जो है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं गुजर सकता, नहीं पार कर सकता, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। तो जैसे में आपका हो गया लकड़ी। जैसे मान लें कि लकड़ी है और यहाँ से हमने प्रकाश को गुजारा, अगर टॉर्च मारते तो क्या उस पर साइड जाता है? लकड़ी के साइड नहीं जा पाता है। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे दीवार हो गया आपका, नहीं जाता है प्रकाश उस प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं कि परभासी के बारे में। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश के छोटे से कण, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश के छोटे से कण पार कर जाते हैं, जिसे हम परभासी पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए परभासी पदार्थ जैसे होगा शीशा, घिसा हुआ शीशा, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, दूध। ठीक है, तो इन सभी से होता है क्या है कि प्रकाश छोटी सी बाहर उस साइड निकल जाता है। जैसे घिसे हुए कागज जो शीशा होता है उसके हम लोग टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश तो निकल पाता है, लेकिन उससे कुछ ही भाग जो है उस साइड जा पाता है। और तेल लगा कागज पे आप लोग अगर टॉर्च मारते हैं तो उससे भी प्रकाश थोड़ी सी मात्रा में निकल पाता है, जिसे हम परभासी पदार्थ बोलते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन होता है क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर उन्हें अपनी चलिए अब बात करते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन होता क्या है कि प्रकाश किसी चिकने वस्तु से टकरा करके लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस यहां से मान लीजिए कि ये प्रकाश जो है यहां से आया और इस वस्तु जो समतल दर्पण है इससे प्रकाश पड़कर टकराया और फिर यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन में होता है क्या है कि ये आपतित किरण है, आपतन बिंदु, प्रवर्तित किरण, प्रवर्तन कोण, आपतन कोण, अभिलंब। तो इस सभी को हम बारी बारी से जानते हैं। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण क्या है? तो देखिए आपतित किरण जो है, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आया और इस सतह यानी कि समतल दर्पण पे पड़ा। तो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ा तो इसमें क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसमें हमारा आपतित किरण क्या है? एगो हो गया आपतित किरण, यानी कि प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पे पड़ती है तो उसे हम आपतित किरण करते हैं। अब बात करते हैं कि आपतन बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु जो है हमारा कि प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतन बिंदु हमारा इसमें वो हो गया। अब देखिए बात करते हैं परावर्तित किरण के बारे में। तो परावर्तित किरण जो है प्रकाश की किरणें यानी कि आपतित किरण किसी सतह से टकरा करके
पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। तो इसमें परावर्तित किरण हमारा हो गया OB या BO हम बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा परावर्तित किरण BO हो गया। अब बात करते हैं कि अभिलंब। तो किसी बिंदु से किसी सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। तो यहां से हमने ये N एक बिंदु लिया और O पर लंब डाल दिया, जिससे हमारा क्या हो गया अभिलंब। तो इसमें हमारा NO क्या है अभिलंब है, या ONP क्या है इसमें हमारा अभिलंब हो गया। अब बात करते हैं आपतन कोण के बारे में। तो देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम I द्वारा सूचित करते हैं। तो इसमें हमारा आपतन कोण क्या है कि AON, यानी कि कोण AON जो है हमारा आपतन कोण है और इसे हम I से द्वारा सूचित करते हैं। बात करते हैं कि प्रवर्तन कोण के बारे में। प्रवर्तन कोण क्या है? तो प्रवर्तन कोण उसे बोलते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो प्रवर्तन कोण इसमें हमारा ये R हो गया, यानी कि ये जो कोण हमारा बना प्रवर्तन कोण BON इसमें प्रवर्तन कोण है। इसे हम R द्वारा सूचित करते हैं। प्रवर्तन कोण को R द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। तो देखिए पहला नियम है कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। फिर से बोलते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम है। चलिए लिख देते हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि कोण AON बराबर कोण BON। इसे हम बोल सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। ये प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। ठीक है। गोलीय दर्पण के बारे में देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए गोलीय दर्पण हम
उसे कहते हैं जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, खोखले गोले का भाग होता है। देखिए ये जो है हमारा गोलीय दर्पण है, जिसे हम अंदर से क्लई कर देते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर खोखले गोले को, गोलीय दर्पण के खोखले गोले को अंदर से अगर पेंट कर दिया जाए, जिसका प्रवर्तक सतह बाहर निकल जाए, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। अगर गोलीय दर्पण को बाहरी से क्लई कर देते हैं, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर तरफ है, इसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है खोखले गोले का भाग होता है। अब बात करते हैं हम ध्रुव के बारे में। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, यहाँ पे इसके मध्य बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसमें हमारा ध्रुव क्या है? तो P है। ठीक है, बात करते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, वक्रता केंद्र के बारे में बात करें। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें वक्रता केंद्र हमारा C है। आइए बात करते हैं हम वक्रता त्रिज्या के बारे में, जो कि ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, जिसे हम R से डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या को। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है और उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे हम R के द्वारा सूचित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। आइए बात करते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में। ठीक है, तो दो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोलते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या ध्रुव कहते हैं। इसमें हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो है P और C है, यानी कि PC से हमारा क्या हो गया? प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम दर्पण के बारे में। देखिए दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, पहला कि अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखिए इसका प्रवर्तक सतह जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और इसका बाहरी सतह क्या है? क्लई किया हुआ है, यानी कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसे हम अवतल दर्पण बोलेंगे, और जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दाढ़ी के रूप में करते हैं। जैसे शरीर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो अवतल दर्पण होता है। उसके बाद आंख, कान, नाक, दांत के इलाज के लिए डॉक्टर जो लेंस का दर्पण का उपयोग करते हैं वो भी हमारा अवतल दर्पण ही होता है। उसके बाद सौर भट्टियों में जो दर्पण उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण होता है। टॉर्च होता है, वाहनों के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें जो है हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण क्या है के उपयोग के बारे में। उत्तल दर्पण तो बता दिए कि जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसका हम उपयोग देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर में होता है क्या है कि जैसे स्कूटर्स होते हैं, मोटरसाइकिल हो गया या ऑटो टेम्पो जो भी है
उसमें देखिएगा कि साइड में एक दर्पण लगा हुआ रहता है जिसे हम पीछे की वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में देखते हैं वस्तु पीछे की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य रूप से 6 प्रकार के बनते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए इसे हम ट्रिक के द्वारा देखते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ठीक है, जो बनाया है ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि कुछ नंबर यानी कि वो 1 2 3 4 5 6 तक नंबर लिखे हैं। अब देखिए इसको ट्रिक क्या है कि हमारा यहाँ पे ध्रुव है और ये एफ फोकस, ये सी जो है वक्रता केंद्र और ये हमने अनंत लिखा है। तो ये हमारे वस्तु की स्थिति है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके लिए हमने नीचे लिखा था। देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि इस नंबर यानी ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मैच करना है, मैच मींस मिलान करना है। अगर वस्तु कहाँ पे हो अनंत पे तो नीचे देखेंगे कि वस्तु कहाँ पे 1 पे, तो ये हमारे क्या हो गया अनंत। अब नीचे देखेंगे कि 1 हमारा क्या है तो यहाँ पे यहाँ है, तो ये हमारा क्या है F के सामने है। तो यानी कि वस्तु अगर कहाँ पे हो अनंत पे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा तो फोकस पे। ठीक है, तो चलिए देखिए ट्रिक को समझते हैं। यहाँ पे देखिए अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो बात करते हैं कि प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा। तो देखिए अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे 1 है ना, 1 अब नीचे देखेंगे कि नीचे की शाखा कहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे ऊपर तो हमारा वस्तु की स्थिति हो गया और प्रतिबिंब की स्थिति देखना है तो 1 हमारा क्या है यहाँ पे नीचे है साइड में, तो 1 किसके सामने है तो फोकस के सामने है। तो अगर वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, कोई वस्तु अगर अनंत पे हो, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है वस्तु है और ये कहाँ पे है अनंत पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो फोकस पर बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया फोकस। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ इसका वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा तो फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये वास्तविक है या आभासी, तो ये हमारा जो है वास्तविक होता है और वास्तविक होने के साथ साथ यह उल्टा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये दूसरे नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर ये वस्तु यहाँ आ गया, ठीक है, अगर ये वस्तु यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और सी वक्रता केंद्र के बीच में हो, यानी कि वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो प्रतिबिंब उसका यहाँ 2 नंबर पे है ना, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा तो फोकस और किसके बीच वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, 2 को 2 से मिलान करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो वस्तु हमारा यहाँ पे है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, ये भी वस्तु ये जो है हमारा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, दूसरा स्थिति है। तीसरा स्थिति अगर देखते हैं हम, तीसरा अगर वस्तु को कहाँ रखते हैं वक्रता केंद्र पे, वस्तु अगर हमारा कहाँ पे आ गया वक्रता केंद्र पे, वस्तु अगर हमारा वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, वस्तु अगर हमारा वक्रता केंद्र पे हो यहाँ पे हो, तो वस्तु अगर हमारा यहाँ पे आ जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र यानी कि सी पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा
सी पर ही रह जाएगा, यानी कि 3 से 3 को मिलान कर देंगे। अब बात करते हैं चौथे स्थिति के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर वस्तु हमने कहाँ रख दिया, वस्तु हमने रख दिया यहाँ पे किसके किसके बीच, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि सी और एफ के बीच। तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 4 को हमने 4 से मिलान करेंगे, तो 4 हमारे यहाँ पे है, तो कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और सी के बीच, ठीक है। ये हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और ये जो होता है वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसके पांचवें स्थिति के बारे में। अगर वस्तु हमारा फोकस पे हो, वस्तु अगर हमारा फोकस पे आ जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि वस्तु एक पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 5 से हम 5 पर मिला देंगे, 5 को 5 से मिला देंगे, तो यहाँ कहाँ बनेगा, अनंत पर। अगर वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब वस्तु ये जो होता है आभासी होता है और यह सीधा बनता है, ठीक है। ये सॉरी वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम इसके पांचवें स्थिति के बारे में, छठा स्थिति के बारे में। देखिए अगर वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि एफ और पी के बीच। अगर वस्तु की स्थिति कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो ये हमारा 6 यहाँ पे है ना, तो 6 का यहाँ पे 6 तो पीछे है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और यह जो होता है सीधा और आभासी बनता है प्रतिबिंब। और इसका 7वां स्थिति है, अगर वस्तु आपका ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है और ये आभासी तथा सीधा बनता है। चलिए हम बात करेंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो इसे भी हम ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है अनंत जो 1 नंबर पे है, ये हमारा ध्रुव हो गया, ठीक है। और इधर एक फोकस और इधर सी वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं पहला स्थिति के बारे में। इसमें 3 प्रकार की स्थिति होता है, ठीक है। तो पहला स्थिति अगर वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत पर, यहाँ पे अगर वस्तु आ जाए, ठीक है, यानी कि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो देखिए यहाँ पे 1 को हमने कहाँ मिलाएंगे, 1 से, तो यहाँ पे अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये तो हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण। देखिए अब ये जो हमारा दर्पण के पीछे है ना, वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है, तो उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा, एक पर, यानी कि फोकस पर बनेगा, ठीक है। और यह जो होता है सीधा, ठीक है, तथा
आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, अगर वस्तु हमने कहाँ रख दिया, अगर वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ पे, अगर वस्तु हमारा ध्रुव और अनंत के बीच हो, यानी कि P और अनंत के बीच, अगर वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में हो, ध्रुव और अनंत के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि P और F के बीच, F के बीच, यहां देखिए वस्तु किसके कहां पे है, ध्रुव और अनंत के बीच, यानी कि वस्तु अगर यहाँ पे आ जाए ध्रुव और अनंत के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, तीसरा इसका देख लेते हैं कि अगर वस्तु ध्रुव पर हो तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, और ये आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्मॉल m के द्वारा सूचित करते हैं, m के द्वारा आवर्धन को सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो यहाँ पे प्रतिबिंब लिख देते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा हो गया वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ये होता है हमारा आवर्धन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे प्रकाश के परावर्तन, तो हो गया हमारा, अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, अगला वीडियो आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।